हेलो। नमस्कार। कैसे आप लोग? 13 मई की शाम 2020 और दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। काम भी हो रहा है और उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग ठीक ठाक हैं और आप भी अपना जो काम है वो कर पा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज की हाय विकी, कैसे हैं आप? आज के टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज एक इंटरेस्टिंग इंसान का फ़ोन आया। उन्होंने उनका जो बिजनेस है वो अभी इम्पैक्टेड है काफ़ी इसमें। तो काफ़ी देर तक बातचीत हुई, संतावना सांत्वना बोलते हैं ना, सांत्वना दी उनको, अश्योर किया कि उम्मीद है फ्यूचर में चीज़ें ठीक होंगी और लेट्स होप दैट ऑल ऑफ अस गेट बैक टू। हाय अभिषेक, स्वागत है आपका। आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर, आपको सुनाई दे रहा है सब कुछ। नई ब्राउज़र यूज़ हो रही है क्योंकि अभी भी क्रोम इज नॉट सपोर्टिंग द फेसबुक लाइव। तो कल हमने दो इंटरेस्टिंग चीज़ों की बात की थी कि जब भी हमारी लाइफ एक अपने पुराने पैटर्न पे आती है उस समय में क्या हालत रहेगी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की और क्या हालत रहेगी ओवरऑल लाइफ की, कैसे क्या चलता रहेगा। आज हम और भी बात करते हैं आपसे। और हमने टेक्नोलॉजी की बात की थी कि बड़ी रिटेल स्टोर हैं वो कैसे होंगे और जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो कैसी होगी। आज जो हम एक बड़ा सा चंक है इंडस्ट्री का उसकी बात करने वाले हैं और उम्मीद है आप सबको इसमें इंटरेस्ट भी होगा। ये है बड़ी जो आपने देखा होगा ना, जैसे एक बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है, दिल्ली में एक भीकाजी कामा कॉम्प्लेक्स है, बेंगलुरु में आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हाईरोजी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और एकदम ह्यूज सेटअप कैंपसेस। हैदराबाद इज वन ह्यूज बिग सेटअप। तो ये क्या सारी कंपनीज अपना खुद का बिल्डिंग बनाती हैं? बहुत कम। ये तो कोई ना कोई बिल्डर हैं जो कि बनाते हैं उसको और उसको लीज आउट करते हैं, रेंट पे छोड़ते हैं। तो उन पे क्या इंपैक्ट होगा? और ये जो हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रापोलेशन है यूएसए की डेटा की। तो मैं पीटर डायमंडिस साहब की जो टॉक से ये बातें आपसे शेयर कर पा रहा हूं, ये तो यूएसए की बात कर रहे हैं। उसमें से कितना हद तक इंडिया में, हालांकि हम अछूते ना रहेंगे, बट उसका इम्पैक्ट कम होता है, कैसा होता है, ये देखने की बात होगी। आप लोग अपनी अपनी जो विचार हैं, आपके जो सजेशंस हैं वो जरूर बताइएगा। तो पीटर डायमंडिस साहब का बोलना है कि जो कमर्शियल रियल स्टेट है और जो ऑफिस स्पेस वाला है उसको एक बहुत बड़ा हिट लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी अनाउंस कर देंगी कि आगे भी खाली 25% या 30% लोग ही ऑफिस आएंगे, जब तक के 1-2 साल के अंदर में कोई वैक्सीन नहीं जाती, पूरी हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती, तब तक लोग कोशिश करेंगे कि एक गैदरिंग, एक जगह मिलना, उसको अवॉइड करने की। तो दिस बिग हिट ऑन द रियल स्टेट मार्केट एंड द हाई सरब एंड द कमर्शियल मार्केट can also lead a domino kind of effect on the demand of cement, जो लोहे का जो धंधा है वो, बाकी जो बहुत सारे लोग सर्विस देते थे ना ऑफिसेज में, अभी ऑफिस में स्टाफ कम हो जाएंगे तो सर्विसेज तो आप किसी भी ऑफिस में देख लें तो क्लीनिंग के लिए एजेंसी होती है, केटरिंग एजेंसी होती है, बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ होते हैं। उन सब के काम के ऊपर भी चिंता का विषय है, कैसे होगा। आप लोग के क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। तो जो ऑफिस स्पेस की अवेलेबिलिटी है वो, मतलब डिमांड जो है वो नीचे जाने वाली है। ऑफिस स्टाफ की ओवरऑल जो डिमांड है वो भी नीचे जाएगी। ऑटोमेशन जो कि है कि डिजिटल काम करना, हाय मुकेश जी, गुड इवनिंग। डिजिटल काम करना, ऑनलाइन काम करना, ये बढ़ जाएगा। जो चीजें पेपर पे हुआ करती थी अभी कागज का काम कम होगा। अभी हमारे यहाँ कल कुछ सर्कुलर आ गए पेपर, तो पेपर हैंडल करने में भी डर लग रहा था, कितने हाथों से घूम करके वो कागज नोटिस आई है। तो वही व्हाट्सएप पे कुछ आ जाए तो हम बिल्कुल सहमत हैं उसके। राजीव जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? तो एक बड़े फिलोसोफर हैं, उन्होंने बोला कि वी आर नॉट गोइंग बैक टू वर्क, वी आर एट वर्क। तो अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपका काम आपके घर से अभी चल रहा है तो चांसेस हैं कि आपका काम आगे भी चलता रहेगा। पर बहुत सारे लोग हैं
जिनका काम अगर नहीं चल रहा है अभी, तो मतलब उस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। कितने लोग का सस्टेन कैसे वो कंपनी कर पाएगी। तो यहीं पे बहुत जगहों पे और बहुत सरकारों ने आगे आकर के लोगों की मदद करने की अलग अलग स्कीम चलाई है। हाय रवि जी, हाय अंचल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। So I repeat again, we are not going back to work, we are at work already. हाँ, कल हम बात कर रहे थे कि 52%, ये तो एक 7-8 दिन पुरानी डेटा हो गई, आज देखता हूँ क्या डेटा लेटेस्ट है, कि 52% ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ इनकम, 6 to 7% पीपल हैव रिड्यूस देयर ओवरऑल स्पेंडिंग। अब ये आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट डेटा है, अभी डेटा तो इम्पार्शियल होकर शेयर कर रहा हूँ। हालांकि 5G टेक्नोलॉजी, जो नई वाईफाई जेन 6 आई है, जो जिसका भी बहुत तेजी से प्रादुर्भाव होगा, जूम कॉल्स जो कि फेस टू फेस कॉल की जो वीडियो एप्लीकेशन है, फ्री में है, MS टीम्स एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। अभी कल सुंदर पिचाई जी का ट्वीट आया था। सुंदर पिचाई जी इंडियन है, खड़गपुर से इंजीनियर थे, अभी गूगल के हेड हैं। तो उन्होंने बताया कि गूगल ने भी एक एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च की है जिसका नाम है गूगल मीट्स। तो आप उसको ट्राई करें, आप लोग भी देखें, उसको फ्री है। और उनका बोलना था कि काफ़ी सिक्योर होगा, डेटा आपकी इनक्रिप्टेड रहेगी, आप कोई आपका कॉपी नहीं कर सकता है। हालांकि बाद में आपको ये अगर आप डाउनलोड करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो गूगल हैंग आउट थी ना पहले, जो कि काफ़ी एक कैजुअल जैसा प्लेटफॉर्म था बातचीत करने का वीडियो पे, उसको उन्होंने प्रोफेशनल बनाने की कोशिश की है। तो अभी गूगल हैंग आउट इज गूगल मीट्स। तो आज हम कोशिश करने वाले हैं कि क्या उस पर किस तरह से वीडियो कॉल होती है। तो गूगल मीट्स का मतलब क्या है कि आप जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आप सबको अगर जीमेल इनवाइट या आपकी जो मेल इनवाइट भेजूं, आप उस इनवाइट से ज्वाइन करेंगे तो आप अपने फोन से और मैं यहाँ अपने लैपटॉप से मैं देख पाऊंगा, हर इंसान का एक एक वीडियो, एक एक आइकन दिखेगा और हम फेस टू फेस बात कर पाएंगे। जो आप बोलेंगे, मैं कुछ स्लाइड प्रेजेंट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। तो ये चीजें पहले खाली कंपनी में लोगों को मिलती थी, जैसे हम लोग के लिए अलग अलग थे, एडोबी थी, स्काइप की थ्रू हम मीटिंग करते थे और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, बट उसके लिए आपको कॉर्पोरेट एडिशन खरीदना होता है। ये अभी फ्री में आ गई है। हेलो सोनी जी, थैंक यू, आपको अच्छा लगा ये। सो अभी अपॉर्चुनिटी क्या है, इवन जो रियल स्टेट में जो काम करने वाला उन लोगों के लिए भी, कि वो डिजिटल और वर्चुअल हो जाए। तो जो भी ऑफिसेज थे ना, ये काफी डीमटेरियलाइज हो जाएंगे। लोग काम करेंगे, अपने अपने घरों से काम करेंगे, ऑफिस में कम लोग आएंगे, ऑफिस में कम लोग होंगे। वर्क फ्रॉम होम अगर आप कर सकते हैं, इसमें फायदे क्या होने वाले हैं, तो आपको काम करने के घंटे ज़्यादा मिलेंगे, जिसका ऑलरेडी लोगों को स्क्रीन फटीग होने लग गया है कि सुबह से शाम तक लैपटॉप के सामने या फ़ोन के सामने बैठे रहना आसान नहीं है। ऑफिस में ब्रेक होते थे, 1-2 घंटे आने 2 घंटे जाने का होता था। अभी सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक तो पता नहीं कंटिन्यूस चालू ही रहता, ऊपर बाहर से जाने का नहीं है। तो समय तो बच रहा है हमारे पास, हालांकि ये नॉर्मल नहीं है, अभी हमको धीरे धीरे इसको नॉर्मल करना होगा। कम्यूट कम हो गई है, तो आगे भी जो ऑफिस में सबको नहीं बुलाएंगे तो कम्यूट का चांस कम रहेगा। दैट मीन्स थोड़ा नेचर फ्रेंडली तो होगा, क्योंकि कार्बन एमिशंस कम हो जाएगी, गाड़ियां कम चलेंगी, ट्रेन्स कम चलेगी, ये आगे क्वाइट पॉसिबल है। ऑफिस स्पेस की जो रिडक्शन होगी उससे क्या होगा, तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो काफी पैसे भी बचा पाएंगे। ये जो ज्वेलरी वर्कर्स हैं, इन लोगों का क्या होगा? देखिए, कल हम बात करें तो सोनी जी के ज्वेलरी वर्कर्स जो हैं, इनका काम कहीं जाएगा नहीं। डिमांड थोड़े दिन के लिए शांत रहेगी, उसके बाद जो इकोनॉमिस्ट्स हैं, उनका बोलना है कि बड़े शहरों के बदले छोटे छोटे शहरों में छोटे यूनिट्स आएंगे। और आप देखिएगा कि जो जो सरकारें हैं, खाली मैं अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अक्रॉस द वर्ल्ड ये छोटे बिजनेसेस को, ये जो इकोनॉमिक इम्पेटस जा रहा है, वहां पे छोटे धंधे रोजगार वालों को ज्यादा पैसे लोन दिए जाएंगे आसान किस्तों पे। हो सकता है कुछ दिन तक सरकारें किस्त भी ना मांगे, मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन हो सकता है कुछ दिनों के लिए, जिससे कि ये जो इकोनॉमी में जो लोग बीच के लेवल पे काम कर रहे थे उनको हेल्प की जा सके। हम सोनी जी आपके बात पर वापिस आएंगे। आगे के टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आ रही है जिसमें हम सबका योगदान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए अभी क्या है कि
अभी कंपनीज को ऐसा हो गया कि उनके ऑफिस स्टाफ ऑफिस में नहीं आएंगे तो बहुत सारा ऑफिस स्पेस की कमी होगी, तो मान लीजिए वहां से अगर 70-80% जो पैसे बचते हैं वो उनकी प्रॉफिट और सेविंग में जा सकते हैं, क्योंकि अभी हर कंपनी के लिए जो आगे का समय है बहुत ही अनिश्चित सा है। हालांकि अभी युवल जो है, मैं युवल नोआ हरारी, मैं उनकी अभी एक टॉक सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। उन्होंने बोला कि अभी ऐसा हो गया है कि अभी घर बैठे हर इंसान अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, घर की सफाई खुद कर रहा है, घर में खुद से खाना खा रहा है, घर की इंटरनेट यूज हो रही है, घर का एयर कंडीशनिंग यूज हो रहा है, और हम अपने घर में लोगों को बोल भी रहे हैं कि जोर से बात मत करो, शांत रहना, क्यों, मेरी कंपनी का काम है। तो वो कंपनी और ये जो प्राइवेट लाइफ थी ना, वो ऐसी मिक्स हो गई है और ये हमको पता भी नहीं चला। तो युवल जी बोल रहे थे कि आगे जो है ये जो वर्कर्स हैं ये कंपनी से इसके लिए एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन मांगेंगे कि हम अपनी घर की बिजली यूज कर रहे हैं। हाँ, वहां तो कैंटीन भी था, फ्री की कॉफी भी थी, वो सब, या उसके बदले कंपनी जो है जनरसली हो सकता है कि लोगों को ब्रॉडबैंड के लिए घर में जितना खर्चा आता है वो उठाएं, तो बिजली के बिल में सहभागी बने। क्या पता आगे के जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स में हो सकता है कि मैं घर से काम करूंगा तो मुझे ये चीजें चाहिए, और कंपनियां देंगी भी, क्योंकि देखिए एम्प्लॉय खुश तो काम तो अपने आप अच्छा होता है। युवल जी बोलते हैं कि अब ये तो हमारा जो घर है वो भी हमारी कंपनी और हमारे बॉस ने यूज करना चालू कर दिया है, उसके बदले हमें कुछ मिल नहीं रहा है। मजाकिया है वो, काफी मजाक करते हैं। हम तो खुश हैं कि हमें घर से काम करने का अवसर मिल रहा है, आगे की एक श्योरिटी है कि आगे भी काम रहेगी। यही एक बहुत बड़ी आशीर्वाद की चीज है अभी के समय में। हाँ, एक चीज है, जो ये जो चेयर देख रहे हैं ना, ये चेयर, एर्गोनॉमिक चेयर काफी इंपॉर्टेंट है। जो बहुत देर बैठना होता है ना, तो आप डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ के कितनी देर काम कर सकते हैं, वो तो आधे घंटे खाने के लिए था। तो आप लोगों से जो भी घर से बैठ के लैपटॉप पे काम करे, आपसे रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में उठें, लैपटॉप को लेकर के कहीं किचन में जा सकते हैं वहां जाएं, लिविंग रूम में जाएं, कुछ देर खड़े होकर काम करें, हमेशा बैठना जरूरी नहीं है। तो मेरे कई सारी मीटिंग्स किचन में भी हो जाती, कहीं बाहर भी लिविंग रूम में चलते वक्त कभी बेड पे हो जाती है। आपको स्ट्रेच करना होता है ना, तो आज तो लगता है 1-1.5 घंटे मैं ऐसे बैठ के टाइप कर रहा था। एक और जो नई जो सेक्टर हो रही है अभी, क्या हम ऐसा भी सिचुएशन होता, मान लीजिए अभी यहाँ कंटिन्यू हो गया कि अगले साल भर तक ऐसा रहेगा, तो क्या मैं इसी ये 3 कमरों के अंदर में रह जाऊं कि हमारी बिल्डिंग में एक कोई अगर फ्लैट खाली होती उसको रेंट पे ले लिया जाए और वहां पे अपनी एक छोटी सी ऑफिस सेट कर ली जाए? क्वाइट पॉसिबल ना, हो सकता है। तो क्या होगा, यहाँ से तैयार होके निकलेंगे और नीचे वाले किसी फ्लैट में एक रूम में जाके बैठ के अपना, तो और जब भी लंच करना होगा ऊपर आ जाएंगे, बच्चों से मिलना होगा तभी आ जाएंगे, कॉफी ब्रेक तभी आ जाएंगे। तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि आगे में ऐसे घर के आसपास एरिया में वर्क स्टेशंस बन सकते हैं जिसमें बराबर दूरी रहे, सैनिटेशन रहे। मैं तो भी सोच रहा था कि वसई में समुद्र किनारे कुछ एक अच्छी सी बिल्डिंग हो तो उसमें एक फ्लैट रेंट पे लेके अगर ऑफिस सी फेसिंग बना जाए तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी बैंड्रा जाने की जरूरत नहीं होगी। कैसा विचार है बताइएगा। थैंक यू पापा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सौरभ बोल रहे हैं, नाउ शॉपिंग मॉल्स आर क्लोज बट आई थिंक दे विल बी on track after some time as they provide one-stop solution and more discounts than standalone shops. सौरभ, जो हम कल बात कर रहे थे ना कि जो ब्रिक एंड मोटर्स जो है ना, आपके ऑनलाइन शॉपिंग की जो एक बिहेवियर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। दूसरी चीज़, आपको ऑनलाइन में अभी एक जो स्टैटिक चीज़ें दिख रही है ना वो ज़्यादा इंगेजिंग बनेगी, उसके ऊपर बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी काम कर रही हैं। तो आपको टच एंड फील के लिए हम मॉल में जाते हैं ना, कॉम्बियंस के लिए, वो थोड़े दिन के लिए, जब तक कि श्योरिटी नहीं हो जाए कि एक वैक्सीन है और ये पैंडेमिक हमारे कंट्रोल में आ गया है, तब तक ह्यूमन बिहेवियर में तो मॉल जाने वाली और खुल के हंस। अभी आज ही मैं डैड को लेके रिटर्न आया, तो फॉरएवर 24 करके एक दुकान है जो 24 घंटे चलती है, तो उनके यहाँ काफी अच्छा साफ सुथरी व्यवस्था है, हालांकि उन्होंने एसी बंद रखा हुआ है, सारे स्टाफ गर्मी में काम कर रहे थे, तो लाइन लगी है। आपका जब भी टाइम आएगा तभी आप अंदर जा पाएंगे। तो मेरे पीछे एक सज्जन थे, थोड़े उतावले हो रहे थे, खिड़की में झांक के देख रहे थे, और मुझे मेरे से 1-2 मीटर की दूरी पे, तो मुझे लग रहा था कि आप इतने पास क्यों रहे, मन ही मन चल रहा है। अब इस बीच में बेचारे की बहुत जोर से छींक आई, तो उनको किस शंका की नजर से सारे लाइन के लोगों ने देखा है। हाँ, मेरा मन हुआ कहने का कि भाई छींक है, किसी को आ सकती है, लेकिन अभी वो नया नॉर्मल है। तो आप कई लोगों ने फोन से पूछा कि बच्चे हैं अभी उनका वैक्सीन लेट हो रहा है, मतलब कोई चिंता की बात नहीं, अभी उनको ले जाना किसी हॉस्पिटल में शायद हम ज्यादा खतरा उठा लें, तो अवॉइड करें, नॉर्मल होगा उसका वैक्सीन ले लेंगे।
तो है, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं अभी अलग अलग तरह की। तो जब भी हम ये रियल स्टेट वाली कंपनीज की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये भी है कि अमेरिका में कंपनी है EXP रियलिटी करके, और EXP रियलिटी में 14,000 एजेंट्स काम करते हैं, 3 कैनेडियन प्रोविंस में भी उनकी प्रेजेंस है। बट मजे की बात बताऊं आप, उनके पास एक भी ऑफिस नहीं है, बिना ऑफिस के ही काम होती है, सब ऑनलाइन काम होता है। तो आगे की जिस सेक्टर में जो लोग हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, अभी वो ऑलरेडी किस कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, लिव एंड वर्क स्पेस। मान लीजिए ऑफिस बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में अगर सरकारें भी इसकी अनुमति दे, तो मान लीजिए बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक बड़ी बिल्डिंग नहीं बने जिसमें कि 2 से 3 फ्लोर जो ऊपर के हैं या नीचे के हैं वो ऑफिस रहे, और बाकी 1 BHK 2 BHK की सेटअप रहे, जिसमें लोग उसी बिल्डिंग में रहने वाले, वही काम करने वाले हों, जिनको कम्यूट ना करना पड़े। ओपन ऑफिसेज होने जो शेयर हो सके, कॉन्फ्रेंस रूम रहे, डाइनिंग हॉल रहे, कॉमन कैफेटेरिया हो। डाइनिंग हॉल मतलब खाना भी सबका एक ही साथ बने। अभी आप खाली रहने की जगह दे रहे हैं उनको, किचन नहीं रहेगी, छोटा पेंट्री हो सकता है घर के अंदर भी। शेयर्ड सोशल लाउंज हो सकती है जहां पे लोग बैठ के एंटरटेनमेंट अपना कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बिल्डिंग के अंदर हैं, और आप शायद एक डॉक्टर भी अपॉइंट करके रख सकते हैं जो कंटिन्यूसली लोगों को मॉनिटर और चेक करता रह सके। ये फ्यूचर क्वाइट पॉसिबल है। पीटर डायमंडिस जी इसकी बात करते हैं कि ये हो सकता है, आगे पॉसिबल है ये। अभी ये थी रियल स्टेट और ऑफिस स्पेस की बात। अभी शिक्षा पे क्या इसके प्रभाव होंगे, एजुकेशन पे आपने सोचा कभी? जरा मुझे सोच के बताइए कि एजुकेशन पे क्या क्या इसके असर हो सकते हैं। अभी आपके घर में बच्चे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है, एक सेकेंड दीजिएगा जरा। एक हमारे दर्शक नीचे भी हैं जो तभी आते हैं काटने के लिए, जब भी दिन भर नहीं काटते, बड़े सज्जन हैं, बट उनको मालूम होता है कि अभी इंसान हिलेगा नहीं यहाँ से, तो नीचे से धीरे धीरे काटना चालू करते। मच्छर है, पता नहीं अभी किधर गए, मिल नहीं रहे हैं, देखेंगे उनको बाद में मिलेंगे। तो बड़ा ही ड्रामेटिक चेंज हुआ है बच्चों की पढ़ाई लिखाई में। आपको, मुझे तो पता नहीं आपके घर में बच्चे 50 दिन से पिछली पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं। हमारे यहाँ बच्चों ने तो पहले, जब तक स्कूल से कुछ नोटिफिकेशन नहीं आए, मस्त पार्टी हुई है। जब भी खुलेगी तब देखा, हमने भी बोला कि चलो, हमें भी नहीं मालूम कि नॉर्मल कब तक चलने वाला है, क्या होने। हम बोला अब आप आराम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सौरभ शर्मा जी बोले एजुकेशन ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म इज गोइंग ऑन। ये हो गया, ये ऑलरेडी हो गया। सो ट्विटर ऑल्सो अनाउंसेस समथिंग लाइक दिस, दैट वर्क फ्रॉम होम एज इट्स एम्प्लॉइज फील कंफर्टेबल। जी बिल्कुल होगा, और आप देखेंगे बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, वो भी किसी को फोर्सफुली नहीं बोलेंगे कि आप आ जाओ। अगर कोई एम्प्लॉय बोलेंगे कि आप बीमार हैं और आप ऑफिस, तो कंपनियां खुद ही, आपके बॉस बोलेंगे नहीं बीमार हो तो मत आओ। तो पहले वाला समय जो था कि नहीं, क्या बीमार हो तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, तो दवाई खा लीजिए, आ जाइए, अभी नहीं होगा। क्योंकि आप जो एक और चीज हम देख पा रहे हैं, हमने एक बहुत ओवररेट करके रखा था कि फेस टू फेस मीटिंग जरूरी है। अभी तो बहुत सारी मीटिंग्स डिजिटली हो रही हैं, और ऐसा भी नहीं लग रहा है कुछ मिस हो रहा है ज्यादा। खाली अभी म्यूट अनम्यूट में कंफ्यूजन हो जाती है, पता चलता है आपका लाइन म्यूट पर, आप बोले जा रहे हैं, और तभी मैसेज आता है कि अरे आवाज नहीं आ रही, तब कोई आता, अच्छा अनम्यूट करना है। ऑलराइट, तो बच्चों का तो ड्रामेटिकली चेंज हुआ है। जूम की डेटा अगर आप देखने जाएं तो 1.38 बिलियन स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी ऑन जूम। जो चाइनीज प्लेटफॉर्म है जूम, उस पे 1.38 बिलियन स्टूडेंट्स, मतलब जो यूनिवर्सिटी क्लासेस हैं आजकल जूम पे ही चल रही है। गूगल मीट्स का मैंने आपको बताया, पिचाई जी ने ऑलरेडी एक लॉन्च कर दिया है। डिजिटल लर्निंग इज गोइंग टू बी ह्यूज। व्हाट इज गोइंग टू आल्सो हैपन इज पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड ट्यूशंस होना चालू होंगे ऑनलाइन। तो मतलब क्या, और खासकर मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिनको मालूम है कि उनके यहाँ ट्यूशंस चलती थी। आप एक लैपटॉप के ऊपर में, एक फोन के ऊपर में, आप अभी भी अपने ट्यूशंस चालू कर सकते हैं। आपके बच्चे जहां जहां हैं अपने घर में बैठेंगे, वहां लैपटॉप से कनेक्ट हो सकते हैं। आप जूम का इस्तेमाल करके, गूगल मीट का इस्तेमाल करके आप स्लाइड्स प्रेजेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो अभी एक और तसल्ली की बात बताऊंगा, विजय सेल्स, कोहिनूर, जो ऑनलाइन बड़े रिटेल स्टोर्स थे, जो ऑफलाइन, मान लो
मोटर ब्रिक मोटर जो स्टोर हैं वो खुल गए हैं। आज मैंने देखा चश्मे की दुकानें भी खुली हैं, टेलीफोन के जो सर्विस प्रोवाइडर की दुकानें थी वो भी खुली दिखी। तो धीरे धीरे रूल्स रिलैक्स होंगे, क्योंकि हमको इकोनॉमी भी चलानी है, खुद को भी चलाना है। तो अगर आपके पास जो भी ट्यूशन पढ़ाने वाले लोग हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप एक बहुत महंगा नहीं, सस्ता सा लैपटॉप खरीदें और गूगल मीट्स का, जूम का इस्तेमाल करके जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको वहां प्रेजेंट करें। बच्चे भी अपने अपने घरों से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी ट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट है वो अभी सामने बैठ के बच्चे नहीं पढ़ सकते। स्कूल कब चालू होगा, नोबडी नोज। सो कैन वी डू डिजिटल इज अ क्वेश्चन हियर। एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, पीटर डिमांडिस जी ही कंपनी है एक्स प्राइज, तो उनके एक्स प्राइज में एक जो डिजिटल एजुकेशन की बात पहले चल रही थी, ये कोरोना के पहले की बात है, और इतनी इंटरेस्टिंग बात है, ये वहां और उन लोगों की बात कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में स्वाहिली भाषा जो बोली जाती है, जो लोग जिनको स्वाहिली भी लिखना पढ़ना नहीं आता, उनको टेस्ला, एलॉन मस्क साहब, गूगल फ्री में उनको टैबलेट्स दे रही है और साथ में सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रही है। इस तरह की है विजुअल सॉफ्टवेयर की जिसको कोई भाषा पढ़ने नहीं आती, वो बिना किसी की मदद के क्या एक टैबलेट देख करके सीख सकता है क्या। तो उन्होंने कुछ पायलट प्रोजेक्ट किए हैं, बड़े कमाल के उसके जो रिजल्ट्स आए हैं। पहले उन्होंने क्या किया था, एक पेड़ में एक कंप्यूटर लगा दिया, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। आपको आश्चर्य होगा, छोटे छोटे बच्चों ने, जिन्होंने कभी कंप्यूटर देखा नहीं, जिनकी पढ़ाई नहीं हुई है, उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि कंप्यूटर को चलाना कैसे है, बहुत सारी चीजें करना सीख गए। तो ये, और मालूम है ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। टेस्ला ही एक ऐसी कंपनी है जो, और गूगल भी कर रही है, जो दुनिया भर में इनका विचार है कि इंटरनेट को फ्री दिया जाए लोगों को। गूगल जैसी कंपनी, अमेजॉन जैसी कंपनी फ्री में टैबलेट्स देने को तैयार है कि हर परिवार में एक टैबलेट हम फ्री देंगे। अब आप बोलेंगे ये तो बड़ा इन्वेस्टमेंट है। नहीं, बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट है। एक टैबलेट की कॉस्ट आज बहुत कम हो गई है। इंटरनेट फ्री हो गया, टैबलेट पहुंचे घर में, तो वो जो इंसान है, उस घर में रहने वाले 4-5 जो लोग हैं, वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। उनको डॉक्टरी सलाह मिल सकती है, वो कुछ चीजें खरीद सकते हैं, वो इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, वो बिना घर से निकले दूसरों से बात कर सकते हैं, बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। ये तो पहले के, कोरोना के पहले की बात थी, अभी तो उसके रिलेवेंस और ज्यादा बढ़ गई। तो आप पूछेंगे उस कंपनी का क्या फायदा, वो फ्री में क्यों दे रहा है, उनका मार्केट बढ़ रहा है ना। तो जैसे हमने टैबलेट दे दी, एक लोगों को सिखा दिया कि इंटरनेट पे ऐसे आना है, तो ऑर्डर भी आएंगे। तो ऐसे मार्केट एक्सपेंशन, जिसमें भलाई भी है, काफी भलाई है, उनका फायदा हो, वो फायदे में रहेंगे तभी ज्यादा और भलाई कर पाएंगे। तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है ये। एविएशन इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, ये सवाल, एविएशन इंडस्ट्री का फ्यूचर बिल्कुल अभी फिलहाल के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो बहुत सारे एयरलाइंस को बहुत सारी इकोनॉमिक पैकेजेस की जरूरत होगी। आपने सुना होगा कि कई एयरलाइंस ऑलरेडी बैंकरप्सी की फाइलिंग कर रही हैं। इनफैक्ट ट्रैवल एंड लीजर इंडस्ट्री हम बात करेंगे, उसके ऊपर में आएंगे, बट पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है उसके ऊपर में। क्या ट्रैवल बिल्कुल वैसे रिज्यूम होगा, उसी फ्रीक्वेंसी से उतने ही लोग ट्रैवल करेंगे? नहीं, ट्रैवल लीजर बहुत कम होगा जब तक कि आपको एक वैक्सीन नहीं आ जाती है या एक हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली जो ट्रैवल और टूरिज्म का इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्टेड होगा, नेशनली इंटरनेशनली। ये और डिटेल हम इसकी जानकारी निकालेंगे, बट फिलहाल मोटा मोटा तो मुझे ये समझ में आ रहा है। तो ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना पढ़ाई की, और ऑनलाइन ट्रेनिंग की जो बात जो चल रही है, इसका एक्सपेक्टेड है कि 350 से 400 बिलियन डॉलर का इंडस्ट्री बन जाएगा ये 2025 तक। क्योंकि कैंपस को हो गया बाय बाय, अभी कैंपस जाने की जरूरत नहीं है। और 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब मिल करके क्या होगा, पढ़ाई डिजिटाइज हो जाएगी, पूरी पढ़ाई डीमटेरियलाइज हो जाएगी, क्लासरूम जाने की जरूरत नहीं है, टाइम स्पेसिफिक नहीं है, डिमोनेटाइज भी हो जाएगी, पढ़ाई सस्ती हो जाएगी और सस्ती। और ये क्या है कि पहले क्या था कि इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाने के लिए ये करना, वो सब अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, ऑल स्टूडेंट्स कैन हैव अ चांस टू गेट एजुकेशन एट अ मच चीपर रेट इन बिग इंस्टीट्यूशंस। अभी आप में से जिन लोगों को कोर्सेरा मालूम है, लिंक्डइन मालूम है, आप बहुत कम पैसे दे करके बहुत फ्री में भी हार्वर्ड की कोर्स कर सकते हैं,
कार्नेगी मेलन के कोर्स कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद देखिएगा IIT IIM के कोर्सेज भी उसके ऊपर आ जाएंगे, छोटे छोटे कोर्सेज हैं। तो और एक और जो इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, बात करते हैं उसकी। मेरे हिसाब से पीटर डायमंड जी के हिसाब से जो पढ़ाई में वही परिवर्तन आने वाले हैं एजुकेशन में जो इंफॉर्मेशन में आया गूगल के आने के बाद। अभी आप किसी चीज से ना लाइब्रेरी जानी है ना कोई किताब खोलना है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप क्या करते हैं, गूगल में सर्च मारते हैं ना, इमीडिएटली आपको पता चल जाता है। एजुकेशन भी ऐसा ही होने वाला है, बहुत ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा। इसमें अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है, तो AI इनेबल्ड 1-to-1 टीचिंग एट होम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहायता लेकर घर पर क्या आप पढ़ाई करा सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अब क्यों, एक कंपनी है इफेक्टिवा नाम की कंपनी है जो कि आईपैड में आगे कैमरा होता है ना, जैसे मैं आपसे बात करूं तो 2 कैमरा मेरी तरफ देख रही है, वो सेंस कर रही है। अब इफेक्टिवा ने एक इमोशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया है और ये बनी है कहां से, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है MIT मीडिया लैब से। कितनी कमाल की चीज है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं और मान लीजिए हम एक जूम कॉल पे हैं जहां पे मैं 10 लोगों को देख रहा हूं, तो 10 लोगों को मैं कैमरे के थ्रू देख रहा हूं। उनका कैमरा देख करके मुझे यहां पे बता सकता है कि आपके इस बात से ये बंदा एक्साइटेड हो रहा है, ये बंदा कंफ्यूज्ड हो रहा है, ये बंदा बोर हो रहा है। और अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं नहीं रहूंगा, मेरी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी है और मैं आपसे ऐसे लगेगा जैसे बात कर रहा हूं और आपको बोर होते देखते ही मैं अपनी जो बोलने की शैली है उसको चेंज कर लूंगा और आपसे बात। तो मतलब क्या है कि जो बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ट्यूशन पढ़ रहे होंगे वो जैसे बोर होने लगेंगे, वो सामने माइक्रो सेकंड में समझ जाएगा कि बच्चा बोर हो रहा है, बोले अच्छा चलो एक काम करते, गेम खेलते हैं, फ्रेश हो जाओ या ब्रेक ले लो, आ जाओ। तो वो जो अटेंशन है ये कोई टीचर भी नहीं कर सकता, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से अटेंटिव रहेगी बच्चों के लिए। अब इसकी एक अति भी बताते हैं। कल BBC में ही चल रहा था, CNA पे चल रहा था कि चाइना में ऑलरेडी वो लोग एक ब्रेस पहनाते हैं बच्चों को, एक छोटी सी है, जैसे आप आजकल ब्लूटूथ की जो हैंड्स फ्री आती है ना जैसे गले में, तो ऐसे ही है, वो लगा के रखते हैं। वो बच्चों की बायोमेट्रिक डेटा को कैप्चर करती है, वो ये चेक करती है कि बच्चे सो तो नहीं रहे हैं, और ये डेटा टीचर को तभी कंप्यूटर पे मिलती रहती है कौन सा बच्चा अटेंटिव है कौन सा बच्चा नहीं, तो वो बोल सकती है कि हाँ तुम बताओ। और ये डेटा उनके माँ बाप को भी, उनके थोड़ी अति होगी मेरे हिसाब से, बोर होना भी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल करके पर्सनलाइज्ड ट्यूशन की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। इसमें देखिए इसकी अच्छाई मुझे ये लग रही है कि मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि बाकी बच्चों से थोड़ा स्लो सीखता है, तो उसको जो अब तो अकेले बैठे हैं उनके लिए कि पूरी क्लास को क्या होता था, या तो आप किसी गरीब में बोल देता हूं, गरीब नहीं, या तो आप कमजोर भी नहीं, धीरे धीरे सीखने वाले बच्चे और जल्दी सीखने वाले बच्चे। तो जल्दी सीखने वाले बच्चे धीरे धीरे सीखने वाले बच्चों से जल्दी सीख जाते हैं और वो उठ के जवाब देना चालू करते हैं, और जो बच्चा धीरे सीखता है वो चुपचाप बैठा रहता है, वो कभी बोलता ही नहीं। ये हमारे प्रोग्राम में भी होता है, बड़े लोग भी, तो बच्चे जो सुन रहे हैं बुरा ना माने, बहुत बड़े लोग भी ऐसे ही रहते हैं, पूरे 2-2 दिन हमारे प्रोग्राम में बैठते हैं, पता भी हमें नहीं चलता कि वो थे प्रोग्राम में कि नहीं थे। और कुछ लोग होते हैं जो कि लगातार बोलते रहते हैं, बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ बात करेंगे। अभिनव जी हाय, क्या हालचाल है आपके सर, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। एक और चीज जो होने वाली है जिसमें बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होगा कि क्या हम एक, खासकर छोटे बच्चे जो पहली दूसरी पांचवी छठी में पढ़ते हैं, क्या उनकी हम पूरी पढ़ाई ही गेम के अंदर बिल्ड कर सकते हैं क्या, कि चलो उसको एक बायोलॉजी में जीवन के बारे में पढ़ना है तो क्या वो एक गेम उसको रहेगा कि तुम ये गेम खत्म कर दो तुम्हारी लर्निंग हो गई। बिल्कुल सिखाया जा सकता है। तो गेमिफिकेशन और हैंड हेल्ड डिवाइसेस के ऊपर में एजुकेशन तो आनी चाहिए। अगर मान लो बच्चे को पता चल जाए कि ये 4 गेम खेलने से मेरा 3 चैप्टर खत्म हो गया, बहुत और रिटेंशन भी रहेगी, बच्चे को याद भी रहेगा। वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है, आज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तो फोन पे ऑलरेडी है। सोचिए एक और चीज जो आगे होने वाली है कि जैसे हम टाटा स्काई की सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं ना महीने की इंटरनेट की, वैसे ही एजुकेशन की भी सब्सक्रिप्शन होगी और हो सकता है लाइफ लॉन्ग हो जाए। तो मान लीजिए IIT, IIM, MIT, इसमें कोर्सेज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में जो क्लासेस होंगे वो एज के हिसाब से भी हो सकते हैं कि मैंने एक बार एक कोर्स की और ये डिसाइड कर लिया कि चलो मैं आपको साल में इतने रुपए दूंगा और जैसे जैसे मेरी लाइफ के लेवल पे जो जो रिक्वायरमेंट आएगी वो कोर्सेज आप मेरे को भेजते रहिएगा, मैं घर बैठ के पढ़ता रहूंगा। तो
एक जो पहले का समय था कि कॉलेज गए, डिग्री ली, पूरी जिंदगी के लिए डन हो गए ना, अब ये वैलिड नहीं है। तो एजुकेशन जो है एक लाइफ लॉन्ग सब्सक्रिप्शन बन जाए, क्योंकि बहुत सारे जॉब, बहुत सारी चीजें फटाफट चेंज होती रहेंगी। तो बच्चे तो सुन के बहुत खुश हो रहे हैं, अच्छा है, अभी पापा को भी पढ़ना पड़ेगा, मामा को भी पढ़ना पड़ेगा। ये रियलिटी है, ये नई रियलिटी आएगी। ऑलराइट, तो ये दो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे थे कि किस तरह से इम्पैक्ट रियल स्टेट ऑफिस स्पेसेस के ऊपर में आएगा और किस तरह का इम्पैक्ट एजुकेशन के ऊपर में आएगा। ये मेरी मोटी मोटी सोच थी। आप लोग अपने विचार जो हैं वो उनको उसको बताएं, शेयर करें। इस बीच में हम एक काफी इंटरेस्टिंग चीज की बात कर रहे हैं, जो युवल बात कर रहे थे, तो मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी, वो दिल को छुई, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि अभी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत चली ना, कि साजिश है ये जो है, कुछ लोग बोले बिल गेट्स की साजिश, उनको वैक्सीन बनाना था, कुछ लोग किसी देश का नाम ले रहे हैं। तो उनका, युवल नोहारी साहब का बोलना था कि कोई भी आपको साजिश के बारे में बात कर रहा है ना, तो उससे पहले खाली एक दो चीज पूछेगा कि भाई तू पहले ये बता कि वायरस कैसे काम करता है, ठीक है, वायरस कैसे काम करता है और क्या क्या इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एपिडेमियोलॉजी क्या है, कैसे फैलता है लोगों में। अगर वो आदमी को साइंटिफिकली जवाब दे पाए, उसके बाद उसकी बात सुन लीजिए। अगर आदमी को यही नहीं मालूम कि वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है, और अगर वो आपको साजिश की बात कर रहा है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये युवल जी का टेस्ट है जो मुझे बहुत प्यारा लगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, वायरस जो होते हैं वो तो जीवित ही नहीं होते, वो तो एक तरह के केमिकल मान लीजिए आप। वो ना खाते हैं, वो ना खुद से अपने आप को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उनको मीडियम चाहिए, वो मीडियम हम देते हैं। अभी मेरे हाथ पे भी वायरस है तो कुछ नहीं होगा मुझे, चेहरे पे भी आ गई तो भी यहाँ पे भी कुछ नहीं है, जब तक मैं उसको यहां से लेकर के टच करके मुंह के, उनको क्या चाहिए, मॉइस्ट एरिया, मुंह के अंदर, आंख के अंदर, नाक के अंदर, जहां पे चिपचिपा है, जहां पे ग्रोथ हो रही है सेल्स की। तो वो एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलते कि ये लोग साजिश की बात क्यों करते हैं लोग, तो बोलते ह्यूमन माइंड इज लेजी, हमारा जो दिमाग है ना वो थोड़ा सुस्त सा रहता है। तो और ये वायरस और डिसीज तो बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, तो वो समझने में टाइम लगाने से अच्छा है कि किसी को ब्लेम कर दो, उसकी वजह से हो गया। अभी इस समय में युवल जी बता रहे हैं, और ये किसी देश के नहीं, ये ओवरऑल ह्यूमैनिटी की बात हो रही है। उन्होंने बोला कि पूरे दुनिया में अभी दो चीजों पे लोग बहुत जोर देंगे। कुछ देशों में ये इस चीज पे जोर दिया जाएगा कि हमें हमारे देश को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, नेशनलिज्म की बहुत बात होगी। और कुछ देशों में बात करेंगे ग्लोबली हमको मोर सॉलिडारिटी दिखानी है। उनका बोलना है दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं। आप अपने देश को प्यार करें, अच्छी तरह से प्यार करें, अपने देशवासियों का ख्याल रखें, बिल्कुल, लेकिन अभी एज ह्यूमैनिटी हमें कोलैबोरेशन भी करना है। तो जो देश जहां ये एक पीक आके निकल चुका है, वो अपने टेस्टिंग किट्स, रिसोर्सेज दूसरे देशों से शेयर कर सकते हैं। बाद में धंधा, दुश्मनी सब कुछ करते रहेंगे हम लोग। तो अभी अगर ये शेयर नहीं हुआ ना, और एक दूसरे देशों को अगर सपोर्ट नहीं किया, ग्लोबल सामने नहीं किया, कई सारे देश तो फेल भी हो सकते हैं, उसके अंजाम बहुत ही गंभीर हो जाएंगे। तो नेशनलिज्म बहुत अच्छी बात है, और इंडिपेंडेंटली हमें नेशनलिस्टिक रहना ही है हमेशा, लेकिन अभी ग्लोबल सॉलिडारिटी क्यों चाहिए, वो युवल जी एक बड़ी अच्छी बात पूछते हैं कि मान लीजिए कल हो करके चाइना ने वैक्सीन बना ली या कोरिया ने वैक्सीन बना ली, देश का नाम नहीं लेना चाहिए, तो किसी दूसरे देश ने वैक्सीन बना ली, तो क्या इटली के लोग ये बोलेंगे कि नहीं, हम इंतजार करेंगे जब तक इटली का खुद का वैक्सीन ना बन जाए, हमारे देश में बना हुआ हमें चाहिए? नहीं होता ना ऐसा। कल ही हमारे कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि हमें सब कुछ बहिष्कार करना चाहिए। तो मैंने बोले काम करें, फिर सारी टेक्नोलॉजी का भी बहिष्कार करें। तो बिजली भी हमने नहीं बनाई, ये लैपटॉप भी आविष्कार तो हमने नहीं किया है ना। तो मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा मजाकिया लगता है। आप करें बिल्कुल, लोकल जो बिजनेस उसकी सपोर्ट करें, बट ये सोच के चलना कि आज के समय में आप पूरे दुनिया से कट करके अपने आप को एज ए ह्यूमैनिटी आगे ले सकते ना। यूएल जी का भी यही बोलना है। तो जो कोलैबोरेशन है ह्यूमैनिटी के लेवल पे, वो होना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो अभी तो मीम्स भी आने चालू हो गए कि अगर दूसरे देश ने वैक्सीन बना लिया तो क्या करना है, इंतजार करना है कि अपना वैक्सीन कब आएगा तब लेंगे, कि हम ले सकते हैं। राजीव जी लिख रहे हैं गांधारी ग्रंथि होती है,
वसुधैव कुटुंबकम, ये तो देखिए राजीव जी, इसमें युगल तो बड़ी कमाल कमाल की बात करते हैं। उनका बोलना है कि ये अभी ये नहीं हुआ है, ये तो हिस्ट्री में पहले भी, जैसे ब्लैक डेथ आई थी तो उस समय में जूस को पीट पीट के मार मार के उनसे मनवाया गया था कि ये हमने फैलाया है और ये वायरस वायरस नहीं है। अभी तो ये क्लैरिटी है कि चलो ये वायरस है, किसी प्रकोप का नहीं है या कोई आपसे बदला नहीं ले रहा है, सब लोग इसमें बुरी तरह फंसे हुए हैं। पहले तो ये चलता था कि हाँ इसने किया है करके, तो इंसानियत में हिस्ट्री में बहुत पहले से हो चुका है। सबसे आसान चीज दुनिया में क्या है, किसी दूसरे को ब्लेम कर देना, उसने ये कर दिया। जॉब मार्केट की जो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उनसे एक और सवाल पूछा गया कि अभी देखिए अलग अलग जो देश हैं वो अपने नागरिकों से बहुत सारी डेटा मांग रहे हैं हेल्थ के लिए, कि अगर हमें इस बीमारी से बचना है तो हमें डेटा चाहिए और आपका मोबाइल का एक्सेस चाहिए। ये हमारे देश की बात नहीं, हर जगह की बात वो बता रहे हैं। तो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ ये किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखिए पहले भी तो हम अपना जो इलाज कराते थे डॉक्टर्स से, तो क्या डॉक्टर्स हमें कौन सी बीमारी है वो जाके बाहर में किसी को बता देता था? नहीं ना, कंसेंट होती थी, प्रिवेसी होती थी। हस्बैंड वाइफ का भी अगर एक ही डॉक्टर है तो बहुत सारी चीजें सब कुछ नहीं बताता, अलग अलग ना। और आपको भी ये भरोसा रहता था कि अगर आपकी मेडिकल चेकअप हो रही है, जो डॉक्टर देख रहा है वो किसी और को नहीं बताएगा। तो उनका बोलना है कि अभी भी जो भी हेल्थ एजेंसीज हैं वो डेटा कैप्चर करें। उन्होंने खुद के अपने देश का एग्जाम्पल लिया है, इजराइल के हैं। उनका बोलना है कि आप बिल्कुल सर्वेलेंस करें, पेंडेमिक को रोकने के लिए, इस एपिडेमिक को रोकने के लिए सर्वेलेंस बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, लेकिन गाइडलाइंस होने चाहिए। ये जो डेटा है हेल्थ रिलेटेड डेटा, ये सिक्योरिटी पुलिस इनके हाथ में ना जाके हेल्थ डिपार्टमेंट के पास ही रखे, और वो भी कम से कम डेटा ले उसको, और उसका इस्तेमाल खाली इस बीमारी को रोकने के लिए किया जाए। अभी उनके इजराइल में क्या हो गया कि वो सीक्रेट सर्विसेज जो होती है ना, उन्होंने उनके पास ये डेटा चली गई है, वही लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उनका बोलना है कि ये तो बहुत ज्यादा मिलिटरीलाइजेशन, वो खुद से अपने देश की निंदा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ वो नौबत, वहां भी डेमोक्रेसी है, बट कमेंट नहीं करते उसके ऊपर में। हमारे उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बोला कि अभी बहुत सारे देशों में लोग जो हैं वो बोलेंगे कि ये एक लड़ाई है। बोलिए ये देखिए, पहले ये परिभाषा ठीक करने की जरूरत है, लड़ाई नहीं है, ये एक हेल्थ क्राइसिस है, क्योंकि इसमें सैनिक नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ लड़ कौन रहे हैं? एक नर्स है जो कि बेडशीट चेंज करती हैं। अभी कई जगह पे ये भी देखा गया है कि नर्सेज और जो वर्किंग स्टाफ हैं 3rd ग्रेड के, अगर उनको प्रॉपर पीपी किट नहीं मिला तो उन्होंने बोला हम चादर ही नहीं बदलेंगे। और चादर बदलें क्या, तो क्या उस जो इन्फेक्टेड पेशेंट की जो चादरें थी क्या वो वापस धोना है? और धोने वाला धोने को तैयार नहीं। तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं। तो एक और चीज याद रखिए, यहाँ पे गोलियां बंदूक नहीं चल रही, यहाँ पे नर्सेज और डॉक्टर काम कर रहे हैं। जो लड़ाई में नर्सेज डॉक्टर काम नहीं करते। तो उनका बोलना है कि ये परिभाषा कुछ लोग इसलिए लड़ाई करके बोलेंगे क्योंकि बोलेंगे कि आप पे हमें ज्यादा कंट्रोल चाहिए, और एक बार कंट्रोल गई तो हाथ में रह जाती है, जाती नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ तो बहुत कम ठीक ठाक है, हम डेमोक्रेसी में हैं। वो दूसरे देशों की बात कर रहे हैं जहाँ पे बताते हैं कि सडनली जो सरकारें हैं ना वो बहुत बहुत सारा पैसा रिलीज कर रही हैं लोगों की सुविधा के लिए। तो उनका बोलना है कि जिस तरह सरकार और जो अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं वो अपने सिटीजन से बहुत सारी डेटा मांग रही हैं, अभी उनको रेसिप्रोकेट करने का समय है। उनको भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आप इतने जो $1 बिलियन का जो पैकेज बना रहे हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंटली मालूम पड़ना चाहिए कि कौन से गरीब लोगों को जा रहा है, कौन सी छोटी इंडस्ट्रीज को जा रहा है, कि कोई एक खास ऑर्गेनाइजेशन से खाली उन तक ही तो नहीं रह जा रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो देश, जो कंट्रीज रख पाएंगी, उनका ज्यादा जल्दी से इस मुसीबत से निकलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं वो, और ये भी बात कर रहे हैं कि आगे में ये दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेंगी कि अपना देश बोलो, या फिर पूरी दुनिया, पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ मिलके आगे चले। और ये दोनों चीजें होंगी, ये उनका बोलना है, प्रेडिक्शन है। बोला इतिहास में भी पहले भी ये हो चुका है। अभी अपने देश को प्यार करें, अपने देशवासियों से प्यार करें, उनको संभालें, उनको बचाएं, बट साथ में पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी जो मानवता है उसको ना भूल जाएं। उन्हें क्या पता किसी पड़ोसी देश में वैक्सीन निकल जाए। और आपको ये जानकर बहुत बहुत खुशी होगी, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी, पहले जो रॉयल्टी होती थी ना कि इतना बनाओगे तो बेचोगे, अभी फ्रीली शेयर किया जा रहा है। जो टेक्नोलॉजी निकल के आ रही है, सब साइंटिस्ट बैकग्राउंड में साथ में काम कर रहे हैं। सारे लैब्स ने अपनी पॉलिटिक्स छोड़ दी, सारी डेटा रियल टाइम पे शेयर हो रही है। बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग देशों में कंपनीज को अपनी दवाई बनाने के लिए लाइसेंस दे रही है, बनाइए बेचिए, हमें कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि ये समय कलेक्टिवली सबको मिल के आगे बढ़ना है। तो अभी बड़े देश तो ये सोच भी सकते हैं कि हम अपना खुद का ख्याल करेंगे और निकल जाएंगे। जो छोटे छोटे देश हैं उनमें तो उनके यहाँ खुद का एफडीए भी नहीं होता है, खुद की दवाई की कंपनीज भी नहीं, फैक्ट्रीज भी कम होती हैं, तो वो तो दूसरे देशों पर डिपेंड करती है ना, वो भी इंसान है आपके। हाँ, तो थोड़ा बड़ा आउटलुक रखना है। मुझे मालूम है आप सबके पास ये बड़ा आउटलुक है, तभी आप आज यहाँ हैं और इस बात को सुन रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ कमेंट्स आए हैं। इफ वायरस इज अ ग्लोबल इश्यू देन WHO हैज टू टेक होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेकेंड ना, ऑफ वैक्सीनेशन, राइट। अभी देखिए गौरव जी, WHO को तो हम ही बनाते हैं, WHO के भी मेंबर कंट्रीज हैं, उसमें से एक मेंबर कंट्री हम भी हैं। कल मेरे बच्चे ने बोला कि पॉलिटिकल साइंस की किताब पढ़ रही थी, उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी कंबोडिया में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेजी थी, बड़ा ही खतरनाक देश है। तो उन्होंने बोला क्यों भेजा, हमारे लोग तो क्यों जाके वहाँ लड़े उनकी लड़ाई। तो एक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से हम पार्टिसिपेटरी हैं, तो हमें भी उनके काम में, चाहे वो डेंजरस काम हो या कुछ हो, पार्टिसिपेट तो होना ही होता है। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं, बहुत सारा अपना अपना काम कर रही हैं। आप लोगों में बहुत लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। ये समय थोड़ा दया, कंपैशन दिखाने का है। गुस्सा आएगा, नॉर्मल बात है, होता है। आजकल बहुत सारे कॉल में लोग तलखी में बात कर जाते हैं, कुछ लिखे जाता है वो तलखी में होती है, बट वो बंदा किस हालात से गुजर रहा है मुझे नहीं मालूम है। तो थोड़ी दया दिखाएं, थोड़ा भरोसा रखें अपने आप पे। एजेंसीज में काम करने वाले लोग भी हमारे आपके जैसे ही लोग होते हैं, थोड़े एक्सपर्ट्स भी होते हैं, और ऐसा नहीं कि आपके विचार वाजिब नहीं है, लेकिन भरोसा रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल कुछ एक अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर के आते हैं, फिर बात करेंगे। शुक्रिया विकी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभिषेक जी, उम्मीद है गांव में हालात ठीक ठाक होंगे। हालांकि मुझे पूसा के फोटोज मिल गए हैं, जो सील वील हुआ है एरिया, पूसा मेरा ब्लॉक है तो थोड़ी तकलीफ हुई, बट डरे नहीं, आप लोग के पास तो बहुत खुली जगह है। शहरों में लोगों को ज़्यादा चिंता है क्योंकि यहाँ पे जगह काफ़ी कम होता है। रोजी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सौरभेंद्र। मुकेश जी, थैंक यू राजीव जी, सोनी, आशा जी, थैंक यू पापा, थैंक यू अभिनव जी। उम्मीद है आपकी काम अच्छे से चल रही है। जी और जीनो तो बिल्कुल सही लिखा आपने, इसी से आगे दुनिया बढ़ती है। राजीव जी बोल रहे बिग इकोनॉमी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन स्मॉलर कंट्रीज। देखिए ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि अभी हम सब इंटरकनेक्टेड हैं पूरी तरह से। अभी ये समय नहीं है किसी देश को गाली देने का या किसी देश से दुश्मनी निकालने का, ना होगा। आरिफ जकारिया और डॉक्टर संजय गुप्ता बात कर रहे थे, ये परसों की बात है। तो आरिफ जकारिया साहब CNN के एक बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और काफी दिनों से उनकी आरिफ जकारिया शो चलती है। तो उन्होंने बोला कि उनको सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि ये एक नया कोल्ड वॉर न शुरू हो जाए, जिसकी चिंता कर रहे थे वो। तो अलग अलग देश हैं, अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। देश भी इंसानों की तरह ही होते हैं, तो अपना अपना तेवर होता है, अपना अपना कलेवर होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। हमारे आपके वश में क्या है, अपना जो मोरल है उसको अच्छा रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। बड़े लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, हाँ, लेकिन इंफॉर्मेशन जरूर लेते रहें, जानकारी रखें, भ्रमित ना हो। जो वाजिब जानकारी है वो जुटाने की कोशिश करें, और जो लोग थोड़े इमोशनल हो जाते हैं उन्हें समझाएं अगर वो समझ सकते हैं तो, राइट। थैंक यू वासु जी, हाय। राजीव जी, शुक्रिया, आप सहमत हैं इस बात से। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, कल मिलते हैं आपको। शुक्रिया, बाय बाय।